नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे जो पीडब्ल्यू के द्वारा आपका 72वीं बीपीएससी का टेस्ट करा जा रहा है, उसका हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 3। ध्यान रखिएगा, जो पीडब्ल्यू करवा रहा है उसका टेस्ट का नाम क्या था आपका, देखिए दिशा है। कितना होने वाला, तो 72वीं बीपीएससी टेस्ट प्रीलिम्स का टेस्ट आपका होने वाला है। ध्यान रखिएगा, आपका सामान्य अध्ययन का होने वाला है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग से प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ चैनल के साथ में जुड़ जाइए। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। ज़्यादा इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं है भैया। अगर इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए हो तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है। जूनागढ़ के रुद्रदामन शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, जूनागढ़ के रुद्रदामन के शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ध्यान में रखिए, इसमें क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कौन सा कथन आपका सही है। चलिए कथन 1 देखते हैं हम क्या बोल रहा है। इस शिलालेख में के लिपि खरोष्टी है और भाषा प्रकृति है। ध्यान में रखिएगा, क्या बोल रहा है, इस शिलालेख की लिपि खरोष्टी है और भाषा संस्कृत है। ये आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिए, बिल्कुल गलत है। इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका भाषा खरोष्टी नहीं, ये आपका भाषा इसका क्या है, तब ब्राह्मी है। और इसका देखिए भाषा क्या है, इसका लिपि इसका ब्राह्मी, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका प्राकृतिक जो है से नहीं, आपका यह भाषा संस्कृति हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिख देते हैं संस्कृति हो जाएगा, संस्कृतिक हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। चलिए 2 में देखिए आपका क्या है। ई शिलालेख में सुदर्शन झील नामक एक जलाशय के पुनरुद्धार का अभिलेख है। बिल्कुल आपका कथन 2 आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। कथन 3 में आपका यह एक तिथि रहित क्या है, शिलालेख है। बताइए क्या सही है, ये नहीं, ये बिल्कुल भी आपका गलत है। ध्यान में रखिएगा, क्या यह एक तिथि रहित शिलालेख है, बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान में रखिएगा, ये आपका बिल्कुल 3 गलत है। देखिए इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे 3 का क्या हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए यह एक तिथि सहित क्या शिलालेख हैं, जिनमें से शक संवत 72 अर्थात 150 ईस्वी का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, तो इसीलिए इसमें बोल रहा कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1 का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए प्रश्न नंबर 2 की ओर। बताइए क्या बोल रहा है, गुप्तकालीन प्रशासनिक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, गुप्तकालीन प्रशासनिक प्रणाली के बारे में हम लोग को विचार करना है। ध्यान में रखिएगा, विचार करना है। देखिए इसमें बोल रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। बताइए कौन सा कथन सही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 1 में आपका बोल रहा है, देखिए गुप्त राजाओं ने क्या है, महाराजा धीराज, परम भट्टारक और परमेश्वर जैसी क्या है राजसी उपाधियाँ धारण की। ध्यान में रखिएगा, एक जो है जैसे आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है, देखिए गुप्त राजाओं ने परम दैवत के और परम भगवत जैसे नामक विशेषणों के माध्यम से स्वयं को देवताओं से भी जोड़ा। ध्यान रखिए, कथन 2 पर सही है, तो कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, कथन 2 भी सही है। किसके बारे में, गुप्तकालीन प्रशासनिक प्रणाली के बारे में, दोनों कथन सही है। ध्यान रखिएगा। और हाँ, वीडियो थोड़ा सा भैया आप लोग 1.25x पे देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। बताइएगा, देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी था। बताइए क्या बोल रहा है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी था। बताइए कौन सा कारण आपको उत्तरदायी था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिए आपका इसमें क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कोट का उत्तर कर सही उत्तर को मान के चलिए चुनना है। बताइए कौन कौन सा उत्तरदायी था। देखिए एक जो आपका है, देखिए उत्पादक कृषि क्षेत्र का होना बिल्कुल सही है। 2 में लोह की खानों का सुगमय होना, बिल्कुल आपका ध्यान में रखे सही है। 3 में आपका है उस क्षेत्र में हाथियों का उपलब्ध होना, बिल्कुल आपका सही है। ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, मगध के सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरने के पीछे आपका तीनों कारण है। ध्यान में रखिएगा, क्या आपका तीनों कारण है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे 4 नंबर प्रश्न देखिए, अशोक के शिलालेखों और बिहार में उनके अवस्थानों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। बताइए कौन सा सही सुमेलित है। क्या बोल रहा है, अशोक के शिलालेखों और बिहार में उनके अवस्थानों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। बताइए कौन सा सही सुमेलित आपका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कूट का उपयोग कर सही उत्तर को आपको चुनना है, ध्यान में रखिएगा। देखिए एक में क्या है, देखिए लौरिया नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल आपका सही सुमिलित है, ध्यान रखिए बिल्कुल सही सुमिलित है। 2 में आपका है देखिए रामपुरवा पूर्वी चंपारण, ध्यान रखिए 2 में आपका रामपुरवा पूर्वी चंपारण, ये बिल्कुल आपका सही सुमिलित नहीं है, ध्यान में रखिए। देखिए रामपुरवा भी पश्चिम चंपारण जिले में ही स्थित है, ना कि पूर्वी चंपारण में। कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यहाँ काट दीजिएगा आप और पश्चिमी चंपारण यहाँ लगा दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। 3 में देखिए क्या है, सहरसा राम क्या यानी सासाराम रोहतास, क्या ये सुमिलित है? तो ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित है, ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखिए किस टाइप का आंसर है, मिलान करने वाला है इसमें। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, क्या बोल रहा है? ऐतिहासिक स्थान है और जिसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब जिसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कितने सुमिलित हैं, बताइए कितने सुमिलित हैं इसमें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कितने सुमिलित हैं। देखिए तो 1 में आपका गिरनार, गिरनार आपका सुदर्शन झील हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही है, गिरनार आपका बिल्कुल सही है। 2 में आपका है देखिए चोलिस्तान, चोलिस्तान आपका हो जाएगा। देखिए हल्का टेराकोटा मॉडल सही, बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका है देखिए मांट, क्या है? मांट है आपका थुमरा के समीप, क्या कनिष्क के सिरवेहिनी खड़ी मूर्ति, खड़ी मूर्ति, क्या 3 आपका सही है? ध्यान में रखिए 3 आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। 4 में आपका है देखिए सुन्नति, क्या उड़ीसा में अशोक स्तंभ शिलालेख, बिल्कुल आपका ये सुमिलित नहीं है, ध्यान रखिए भैया बिल्कुल सुमिलित नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1, 3 और 1, 2 और 3 आपका बिल्कुल सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, एलोरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? एलोरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसमें क्या बोल रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। देखिए तो 1 में देखिए आपका क्या है एलोरा के बारे में, देखिए यह एक ऐतिहासिक कला स्थल विशिष्ट रूप से बौद्ध धर्म के लिए क्या संबंध है, क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल गलत है। देखिए एलोरा क्या है, केवल बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, यह स्थल हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का एक संगम है, ध्यान में रखिए। तीनों क्या है? तीनों धर्मों का एक संगम है, ध्यान रखिएगा। 3 में आपका है एलोरा स्थित कैलाश मंदिर, क्या है? पत्थर के चौके और भट्ठे में पकी ईंटों से बनाया गया है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान में रखिए। सॉरी ये भी आपका बिल्कुल गलत है, ये 2 भी आपका बिल्कुल गलत है। देखिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए एलोरा का कैलाश मंदिर क्या है? कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 ईंटों या पत्थर के टुकड़ों से जोड़कर नहीं बनाया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्या एकाश्मय ढांचा है, जिसके ऊपर नीचे की ओर से एक ही विशाल जीवित चट्टान को काटकर बनाया गया है, ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए इसका कौन सा बोल रहा सही है, लेकिन सही इसमें कोई भी आपका नहीं है, ना ही 1 सही है ना ही 2 ही सही है एलोरा के बारे में। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। लेकिन इसका हम सही उत्तर भी बता दें आप लोग को, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन शहर अपने प्रारंभिक हड़प्पा क्या स्तरों में पाए जाते हुए खेत के साक्ष्य के लिए जाना जाता है, जिसमें से एक दूसरे के समकोण पर हल रेखाओं को 2 समूह हैं जो एक साथ उगाई गई 2 अलग अलग फसलों की ओर इंगित करते हैं, बताइए इंगित करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिए इसका हो जाएगा कालीबंगन हो जाएगा, ध्यान में रखिए कालीबंगन, ध्यान रखिए। देखिए राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगन क्या प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा स्तर के जूते हुए खेत का साक्ष्य मिले हैं, ध्यान रखिएगा भैया। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। चलिए बताइएगा, देखिए प्राचीन बिहार में मगध साम्राज्य का पहला ज्ञात राजवंश कौन सा था, बताइए। प्राचीन बिहार में मगध साम्राज्य का पहला ज्ञात राजवंश कौन सा था, बताइए। ज्ञात राजवंश आपका कौन सा था? सबको पता आपका हरियंश वंश थे। कौन सा थे? आपका हरियक वंश थे, ध्यान रखिएगा। देखिए हरियक वंश को प्राचीन मगध साम्राज्य का पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, ध्यान रखिएगा। बताइए इसके संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक देखिए आपका बिंबिसार ने है, लगभग 544 ईसा पूर्व में किए थे, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। बताइए
कि कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह, यहाँ ध्यान हरि सिंह को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? बताइए। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? बताइए। अभी ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं पता होगा तो क्या पता होगा बताइए। तो इसका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक जो है आपका हरि सिंह देव को पराजित किए थे। ध्यान में रखिएगा। देखिए 1324 ईस्वी में अपने बंगाल अभियान से लौट रहे थे क्या है सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने हरि सिंह को पराजित कर कर्नाट वंश का अंत किया था। ध्यान रखिएगा भैया। चलिए यहाँ आ गया सुमेलित करने वाला, मिलान करने वाला आ गया। चलिए मिलान करते हैं। चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न आपको मिलान करना है। सूची 1 में क्या है? पुस्तक दिया हुआ है। सूची 2 में क्या दिया हुआ है? लेखक दिया हुआ है। चलिए बताइए रजत रंगिनी का लेखक कौन है? बताइए रजत रंगिनी का लेखक आपका कौन है? तो कल्हण है। ध्यान रखिए कौन है आपका? कल्हण है। बताइए। देखिए कथा सरित सागर इनका लेखक कौन है? बताइए। तो इनका लेखक आपका सामदेव है। कौन है आपका? देखिए सामदेव है। सी में हो जाएगा। बताइए पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो का आपका संबंध है चंद बरदाई से है। किसके? चंद बरदाई। कहाँ है? यह ऑप्शन नंबर आपका डी में है। बताइए पद्मावत के आपका लेखक कौन है? तो पद्मावत के लेखक आपका मलिक मोहम्मद जायसी है। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी है। बताइए। बाकी एक बच गया कदमबारी, तो ये आपका हो जाएगा ए में हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए सही उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो पॉज कीजिएगा भैया, थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ कर लीजिए। देखिए 11 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है भारत के विषय में क्या है? अत्यंत समृद्ध और रोचक विवरण प्रदान करने वाली क्या है अरबी में लिखी गई रिहला नामक यात्रा वृत्तांत पुस्तक का लेखक कौन था? बताइए। उतना छोड़िए भैया, आप यहाँ से पढ़िए। रिहला नामक यात्रा वृत्तांत पुस्तक का लेखक कौन था? बताइए इसका लेखक कौन था? तो इसका लेखक आपका इब्न बतूता थे। कौन से थे आपका? रिहला पुस्तक के लेखक आपका इब्न बतूता थे। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। बताइए अमर नायक प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए अमर नायक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें सही कौन सा नहीं है? देखिए ए में आपका है कि यह विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख क्या राजनीतिक खोज थी। बिल्कुल ए तो देखिए आपका बिल्कुल सही है भैया। 2 में आपका है सही नहीं है, यानी बोल रहा है गलत है, यानी कि ये सैनिक कमांडर थे जिन्हें प्रशासन के लिए भू राजस्व क्षेत्र दिए जाते थे। ये भी देखिए आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। 80 में देखिए ये राजवंश का कुछ भाग का व्यक्तिगत उपयोग और सैन्य रख रखाव के लिए रखते थे। बिल्कुल आपका सही है। डी में आपका है उन्हें मंदिरों के रख रखाव के लिए राजस्व में अपने हिस्से का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी ही आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा क्योंकि ये आपका गलत है। ध्यान रखिएगा ये आपका गलत है। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा आप लोग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों एवं स्मारकों को उनके निर्माताओं से संबंधित शासकों से सुमिलित करने वाले युग्मों में से कौन से सही हैं? देखिए यहाँ सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ऐतिहासिक स्थलों, यहाँ ध्यान दीजिए, स्थलों है स्मारकों हैं को उनके निर्माताओं से संबंधित शासकों से सुमिलित करने वाले युग्मों में से कौन से सही है? बताइए। स्थल है और स्मारक है, सुमिलित करना है, सीधा सीधी समझिए। कि एक में क्या आगरा का किला अकबर, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। 2 में आपका है देखिए कोणार्क सूर्य मंदिर क्या फिरोज शाह तुगलक का पुनर्निर्माण, क्या सही है? तो ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा का जो है निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम 13वीं शताब्दी में करवाया था। ध्यान में रखिए कौन करवाया था? देखिए नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था, ना कि आपका फिरोज शाह तुगलक ने। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 3 में आपका है देखिए अलाही दरवाज़ा क्या अर्जुन खिलजी, क्या ये सही है? तो ये आपका बिल्कुल सही है। इसका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो 1 और 3 सही है। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 14 नंबर प्रश्न बताइएगा आप लोग। देखिए क्या दिल्ली सुल्तान
के सैन्य प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए। दिल्ली सुल्तान के सैन्य एवं प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कथन कौन सा कथन सही है? देखिए कथन एक में आपका बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दाग, देखिए दाग और चेहरा घोड़ों की क्या दगना और सैनिकों की पहचान की व्यवस्था लागू करने की, जिससे अस्थायी सेना को मजबूती मिली। ध्यान रखिए बिल्कुल एक आपका सही है। दो में आपका है मोहम्मद बिन तुगलक ने कैसिका ए सीरी क्या बोल रहा है? देखिए प्रतीकात्मक तांबे के सिक्के जारी किए, लेकिन नाकामी के कारण उन्हें वापस लेना पड़ा। ध्यान रखिएगा दो भी आपका बिल्कुल सही है। तीन में आपका देखिए बलबन ने क्या प्रताप तप्त मुद्रा और सिरदा क्या घुटनों के बाल झुलसने की प्रथा का शुभारंभ कर अपने को नयाब क्या एक खुदाई घोषित किया। बिल्कुल आपका ये गलत है, ध्यान में रखिए। तीन आपका बिल्कुल गलत है, इसीलिए कौन सा सही हो जाएगा? तो एक और दो सही है, तो एक और दो कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। अगर भैया कहीं हमसे मिस्टेक हो रहा हो तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए आपका क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चंपारण किसान सभा के संस्थापक सदस्य थे? तो निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति चंपारण किसान सभा के संस्थापक सदस्य थे? संस्थापक सदस्य आपको कौन कौन से थे? तो आपका राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल सही है। अनुग्राम नारायण सिंह थे, बिल्कुल सही है। जी.वी. कृपलानी थे, बिल्कुल सही है। देखिए महादेव देसाई जो आपका ये नहीं थे, ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न पे आता है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, शायद मिलान करने बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? बिहार के प्रकाशित प्रथम समाचार पत्रों का प्रकाश उनके नामों से सुमिलित कीजिए। सुमिलित करना है, देखिए प्रकार है और नाम है, ध्यान रखिए प्रकार और नाम से आपको सुमिलित करना है। देखिए प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र, बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र आपका हो जाएगा देखिए द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। प्रथम हिंदी समाचार पत्र, बताइए प्रथम हिंदी समाचार पत्र ये आपका हो जाएगा बिहार बंधु हो जाएगा। बिहार बंधु कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। बताइए प्रथम उर्दू समाचार पत्र ये आपका पटना क्या तो हरकार हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिएगा भैया और याद कर लीजिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है? देखिए घटना और प्रकार है, और क्या है? देखिए तथ्य और स्थान है। चलिए इसको मिलान करना है, मिलान करते हैं। देखिए एक में बोल रहा है पहला नमक सत्याग्रह 1930 क्या बोल रहा है? चंपारण एवं सारण जिले। क्या ये आपका सुमिलित है? तो ये आपका बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपका सुमिलित है, ये तो आपका बिल्कुल सुमिलित है। दो में आपका है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 क्या बोल रहा है? बिहार में तुरुनी सरकार का गठन। क्या कथन दो सही है? तो कथन दो आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए कथन दो आपका बिल्कुल गलत है। देखिए तुरुना सरकार जैसा कोई शब्द बिहार में भूमिगत सरकार के लिए उपयोग नहीं होता था, ध्यान रखिएगा। तीन में आपका है देखिए काला पानी की सज़ा 1932 से 37 क्या है? योगेंद्र शुक्ल को। ये क्या सुमिलित है? तो ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित है, बी आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। तो काकोरी कांड के दोषी क्या है? राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी। देखिए चार भी आपका बिल्कुल सही उत्तर है भैया, ध्यान रखिएगा बहुत उत्तर है। तो इसका सही उत्तर का जगह तो एक सुमिलित है, तीन सुमिलित है, चार सुमिलित है। अरे एक सेकंड रुक जाइए भैया। देखिए एक तो सुमिलित है आपका, दो भी सुमिलित है, दो सुमिलित नहीं है, तीन आपका सुमिलित है, चार आपका बिल्कुल सुमिलित है। इसका सही उत्तर होना चाहिए एक सुमिलित है। अच्छा अरे भैया यहाँ बोला कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा दो आपका सुमिलित नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा हम पढ़िए नहीं पाए थे कि कौन सुमिलित है कौन सुमिलित नहीं है। सो चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। बताइए निम्नलिखित कथन और कारण पर विचार कीजिए। कथन ए है और कारण आर है। कथन ए में क्या बोल रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद क्या है? देखिए आज़ाद दस्ता और क्या है रिया राम दल जिससे भूमिगत गुट
सक्रिय हो गए हैं। क्या कथन एक सही है? ध्यान रखिए, तो कथन एक आपका जो है सो बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में बोल रहा है, देखिए कांग्रेस द्वारा कोई स्पष्ट कार्य योजना न होने के कारण आम जनता आंदोलन का उत्साह को बनाए नहीं रख सकी, जिससे कि क्या क्रांतिकारियों का में क्या बागडोर संभाल ली। बिल्कुल आपका सही है, कथन ए और आर भी आपका सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा? और आर ए की सही आपका व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइएगा, प्रश्न नंबर 19 देखिए आपका क्या बोल रहा है। बताइए, निम्नलिखित कमांडरों में से किस पर दिल्ली का लाल किले में क्या INA का मुकदमा नहीं चलाया गया था? बताइए, निम्नलिखित कमांडरों में से किस पर दिल्ली के लाल किले में INA का मुकदमा नहीं चलाया गया था? बताइए, किस पे नहीं चलाया गया था? तो आपका मोहन सिंह पर जो है सो आपका मुकदमा नहीं चलाया गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। बताइए, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन की रूपरेखा तैयार की। निम्नलिखित में से क्या इस योजना का हिस्सा नहीं था? बताइए क्या बोल रहा है। देखिए, कैबिनेट योजना क्या और कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन की रूपरेखा तैयार की। निम्नलिखित में से इस योजना का हिस्सा क्या नहीं था? तो इस योजना का क्या हिस्सा नहीं था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका हिस्सा जो था आपका, ये प्रांतों के पास संघ से अलग होने का अधिकार आपका नहीं था। ध्यान रखिएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका नहीं थे, सी नहीं था, बाकी आपका ए, बी और डी आपका हिस्सा थे। ध्यान में रखिएगा, तो याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, माउंटबेटन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो माउंटबेटन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। देखिए ए में देखिए आपका क्या है, इस योजना का घोषणा 4 जून 1947 को की गई थी, बिल्कुल गलत है। इसे एक अखंड भारत की कल्पना की थी, बिल्कुल गलत है। 3 में इस प्रांतों के लिए अलग होने का विकल्प नहीं दिया गया था, बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा। इसे स्वतंत्र भारत को 2 नए क्या अधिराज्य भारत और पाकिस्तान का निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था, बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 जून 1947 नहीं, यहाँ पे आपका 3 जून 1947 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला 22 नंबर प्रश्न देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के ऐतिहासिक क्या अपवास को एक गंदा और क्या घृत कृत्य एक प्रसिद्ध पुस्तक में बताया था? ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी को ऐतिहासिक उपवास को एक गंदा और घृणित कृत्य किस प्रसिद्ध पुस्तक में बताया था? बताइए किस प्रसिद्ध पुस्तक में बताया था आपका। तो ये आपका वो पुस्तक थे आपका, क्या था, देखिए, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अटन वेचेल्स। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर। माफ कीजिएगा, ये थोड़ा इंग्लिश लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में आप लोग समझ ही सकते हैं थोड़ा सा। 23वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बिहार का आधुनिक संस्था के संदर्भ में सही सुमिलित है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बिहार के आधुनिक संस्था के संदर्भ में सही सुमिलित है? तो सही सुमिलित कौन सा है? तो आपका हो जाएगा, देखिए, एक में देखिएगा पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है भैया। 2 में आपका पटना हाई कोर्ट भवन का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। 3 में आपका बिहार राज्य का प्रथम राज्यपाल होता है एडवर्ड मेनार्ड थे, बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए, बिल्कुल गलत है। देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्यपाल आपका कौन थे? देखिए, जयराम दास थे आपका। उनका पूरा नाम क्या बताइए? देखिए, जयराम दास दौलत राम थे। ध्यान में रखिए, जब 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक आपका राज्यपाल रहे थे। ध्यान में रखिएगा, तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, अस्थायी बंदोबस्त के समय बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? अस्थायी बंदोबस्त के समय बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है।
बताइए निम्नलिखित में से बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। देखिए एक में आपका है जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया था, बिल्कुल आपका सही है भैया एक तो। दो में आपका गांवों गांवों में क्या जोतदारों की शक्ति जमींदारों की शक्ति की तुलना में अधिक प्रभावशाली होती थी, दो भी आपका बिल्कुल सही है। तीन में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियम बनाया कि महिलाओं की संपत्ति को छीना नहीं जाएगा, बिल्कुल सही है। चार में आपका है देखिए वर्गाधारों को स्वामित्व वाली भूमि पर अधिकार क्या बटाईदार थे, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिएगा बिल्कुल गलत है। इसमें देखिए कौन सा बोल रहा है सही है, तो यानी एक दो और तीन आपका सही है, तो एक दो और तीन आपका कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिए 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान रखिए इसमें बोल रहा उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है 1857 की क्रांति के बारे में। कथन एक में बोल रहा है कुंवर सिंह ने क्या आरा में अपनी खुद की सरकार स्थापित की थी और खुद को वहाँ का शासक घोषित किया था, क्या कथन एक आपका सही है? कथन एक का ध्यान रखिए बिल्कुल आपका सही है। कथन दो में है अमर सिंह कुंवर सिंह के भाई ने कैमूर के पहाड़ियों में क्या छापा मार युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध जारी रखा था, ध्यान रखिए दो भी आपका बिल्कुल सही है। किसका 1857 की क्रांति के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा दोनों कथन यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। चलिए अगर 26 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए क्या है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। किसके बारे में? स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने से बोल रहा कौन सा कथन आपका सही है, यहाँ पे ध्यान दीजिए देखिए नीचे सही लिखा हुआ है। देखिए एक में आपका है स्वदेशी आंदोलन का जन्म विभाजन विरोध आंदोलन से हुआ था जो बंगाल विभाजन के ब्रिटिश निर्णय का विरोध करने के लिए आरंभ किया गया था, क्या कथन एक आपका सही है? ध्यान रखिए तो कथन एक जो है आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका है अरविंद घोष इस बात के पक्ष में थे कि इस आंदोलन को भारत के विशेष भागों में फैलाया जाए और इसे केवल एक स्वदेशी और बहिष्कार कार्यक्रम से पूरे एक संपूर्ण राजनीतिक जन संघर्ष के रूप में दिया जाए, क्या कथन दो आपका सही है? ध्यान रखिए तो कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में दोनों कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा भैया। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों कथन आपका सही है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम सबसे पहले से नवीनतम क्या है, बताइए क्या बोल रहा सबसे पहले से नवीनतम क्या है, फोकस कीजिएगा इस चीज़ पर। चलिए बताइए देखिए पहला तो आपका हो जाएगा सबसे पहला देखिए आपका सही क्रम हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका डांडी यात्रा, ये यहाँ लिख दीजिए आप पहला लिख दीजिए। उसके बाद आपका हो जाएगा ध्यान रखिएगा, और उसके बाद आपका गांधी इरविन समझौता हो जाएगा, इसको आप दूसरा लिख दीजिए। उसके बाद आपका हो जाएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ये आपका तीसरा हो जाएगा। चौथा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की संकल्प, ध्यान रखिए ये आपका चौथा हो गया, ध्यान रखिएगा चौथा हो गया, तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भैया, ध्यान रखिएगा। चलिए 28वां प्रश्न देखिए आधुनिक भारत में क्या सफल महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए आधुनिक भारत में सफल महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान रखिएगा निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, बताइए कौन सा कथन आपका सही है इसमें। देखिए कथन एक में पंडित रामाबाई ने एक पुस्तक में प्रकाशित की कि वह क्या कंपैरिजन क्या है बिटवीन वेमेन एंड मैन, जिन्होंने जहाँ उस औपनिवेशिक दृष्टिकोण का विरोध किया कि पुरुषों को परिवर्तन के सभी अधिकार अवसर और लाभ प्राप्त हैं, ध्यान रखिएगा तो ये तो कथन एक आपका भैया बिल्कुल गलत है। कथन दो में ताराबाई शिंदे ने ग्रामीण भारत में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य किया, बिल्कुल आपका ये भी कथन दो भी आपका बिल्कुल गलत है। कथन तीन में आपका है सरोजिनी नायडू ने महिला अधिकार की मांग करने हेतु लंदन के लिए क्या प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया, तीन आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में? आधुनिक भारत में सफल महिलाओं के संदर्भ में कथन तीन आपका सही है। कथन तीन में कौन सा सही है? तो केवल एक कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए गदर आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए गदर आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सही है, सबको पता ही है आपका कौन सा सही था। देखिए एक में आपका गदर आंदोलन 1913 में सैन फ्रांसिस्को में आरंभ हुआ, बिल्कुल सही है भैया। 1913 गदर पार्टी का स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आयोजित की गई थी, बिल्कुल आपका सही है। एक तो आपका बिल्कुल सही है। दो में आपका इस आंदोलन के संस्थापक क्या सोहन सिंह भागनाथ हैं, बिल्कुल सही है भैया आपका। कथन दो भी आपका बिल्कुल सही है। तीन में क्या गदर आंदोलन का नाम अनेक भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले क्या साप्ताहिक गदर से लिया गया था। कथन तीन आपका बिल्कुल सही है भैया। गदर आंदोलन के बारे में तीनों कथन आपका सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर बताइए 30 नंबर प्रश्न है आपका। देखिए प्रारंभ से शुरू करते हुए निम्नलिखित राजनीतिक क्या एसोसिएशनों का गठन को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या बोला, प्रारंभ से शुरू करते हुए निम्नलिखित राजनीतिक क्या एसोसिएशनों के गठन को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ध्यान में रखिएगा, कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसमें बोल रहा है कि नीचे दी कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। ध्यान में रखिए, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सबको पता है। देखिए पहला तो आपका हो जाएगा पुनः सार्वजनिक सभा हो जाएगा, ये तो आपका पहला हो जाएगा, ध्यान रखिए। उसके बाद हो जाएगा आपका इंडियन एसोसिएशन, ये आपका दूसरा हो जाएगा। मद्रास महाजन सभा ये आपका तीसरा हो जाएगा। उसका बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये आपका चौथा हो जाएगा। तो इसीलिए इसका बहुत ऑप्शन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम क्वेश्चन है भैया, बहुत हल्का क्वेश्चन था ये। चलिए अब देखिए मिलान करने वाला आया है अभी 31 नंबर प्रश्न हम लोग को मिलान करना है। चलिए बताइए क्या है। सूची 1 में है ब्रिटिश संसद का अधिनियम है। सूची 2 में क्या है, देखिए मुख्य उपबंध है। मतलब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का मुख्य उपबंध क्या है। मतलब पिट्स इंडिया एक्ट का 1784 किसका हो जाएगा, भारत के मामलों का नियंत्रण करने के लिए क्राउन का गठित बोर्ड हो जाएगा। ये आपका 3 में हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए चार्टर एक्ट 1813 ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ये आपका 4 में हो जाएगा। भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार की समाप्ति, ध्यान में रखिएगा। बताइए चार्टर एक्ट 1833 ये आपका हो जाएगा 2 में हो जाएगा। रोजगार और उच्चतर सेवा के मामलों में भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव हटाए गए। बाकी चार्टर एक्ट 1853 बच गया, तो ये एक में लगा दीजिए। गवर्नर जनरल के विधान परिषद का विस्तार, रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा रोकिएगा भैया, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। चलिए आगे बढ़ना प्रश्न नंबर 32 की ओर। बताइए क्या है, देखिए सूची 1 में क्या दिया हुआ, स्तंभ ऐतिहासिक घटना दिया हुआ है। स्तंभ 2 में क्या दिया हुआ, तिथि और वर्ष है। बताइए चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था। बताइए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ आपका हुआ था 1917 में हुआ था। देखिए 1917 में हुआ था। यहाँ कर देते हैं 1 में। बताइए बिहार का एक अलग प्रांत के रूप में अस्तित्व में आना कब हुआ था। बताइए तो ये आपका कब हुआ था, तो ये आपका हो गया था, ध्यान में रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति पद का ग्रहण कब किए थे। ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। ये आपका 15 नवंबर सॉरी ये आपका किया था 26 नवंबर 1950 को किए थे, ध्यान में रखिएगा। बताइए झारखंड का गठन कब हुआ था, तो आपका ये हो गया 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ध्यान में रखिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 हो जाएगा आपका सी में, 2 हो जाएगा आपका 2 का कहाँ हो गया, तो 2 आपका हो गया 1 में, 3 हो गया आपका बी में, 4 हो गया आपका डी में। चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्न। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, यह कथन किससे संबंधित है। बताइए यह कथन किससे संबंधित है। पहले कथन सुन लीजिए। यह एक क्या बोल रहा है, यह एक शुष्क बर्फ से लदी हुई एक अत्यंत ठंडी हवा है। इस हवा का तापमान हिमांक से नीचे होता है और यह बर्फ क्रिस्टल और बर्फ का प्रचुर आपूर्ति करती है। बताइए ये किसका कथन है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये आपका कथन हो जाएगा क्या है, बल्जियार्ड का हो जाएगा, ध्यान में रखिए। किसका हो जाएगा, बल्जियार्ड का हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 33 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए चट्टानों का अपसल्कन किन बलों के कारण हो सकता है। देखिए चट्टानों में क्या है, अपसल्कन किन बलों के कारण हो सकता है, मतलब किस बलों के कारण आपका हो सकता है। तो सबको पता है आपका, ठीक है,
तापमान परिवर्तन के कारण आपका हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइए, ऑस्ट्रेलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में ऑस्ट्रेलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बोला उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, बताइए कौन सा कथन इसमें से सही है आपका। तो कथन एक में आपका देखिए, तो ये कोराल सागर जिसे ग्रेट बैरियर रीफ को दक्षिण प्रशांत से अलग करता है, एक तो देखिए आपका बिल्कुल सही है भैया। दो में आपका है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न के पर्थ तक फैली हुई है, बिल्कुल गलत है। क्या बोल रहा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से पथ तक फैली हुई है, बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिए, बिल्कुल आपका गलत है भैया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। बताइएगा, निम्नलिखित लवणों का समुद्र जल में उनकी विद्यमान यात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम क्या होगा। बताइए, निम्नलिखित लवणों का समुद्री जल में उनकी विद्यमान मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही अनुक्रम क्या होगा। बताइए इसमें क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को आपको चुनना है। बताइए सही क्रम में आपको सजाना है इसको। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए पहला तो आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, देखिए पहला तो आपका हो जाएगा, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, तीनों हो जाएगा, एक हो जाएगा, दो होगा, तीन हो जाएगा, जैसे है वैसे सम्मिलित होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा और याद करते जाइएगा भैया। 37 नंबर प्रश्न है, देखिए किसी भूकंप के दौरान क्या उत्पन्न द्वितीयक तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बताइए किसी भूकंप के दौरान उत्पन्न द्वितीयक तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। द्वितीय तरंगों का इंग्लिश में क्या होगा, तो एस वेव्स हो जाएगा। ध्यान में रखिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका यहाँ ध्यान दीजिएगा सही है। बताइए कौन सा कथन आपका इसमें सही है। देखिए कथन एक में आपका बोल रहा है, वे जिस दिन पदार्थ से गुजरती है उसमें सिर्फ गर्त और गर्त बनती है, शीर्ष और गर्त बनती है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वे जिस दिन पदार्थ से गुजरती है जिसमें शीर्ष और गर्त बनाती है। ध्यान में रखिए, बिल्कुल आपका ये सही है। दो में एस तरंगे के कंपन की दिशा ऊर्ध्वाधर तल से तरंग की दिशा में लंबवत होती है, बिल्कुल सही है भैया, दो भी कथन सही है। एस तरंगों की कंपन की दिशा में ऊर्ध्वाधर तल में तरंग की दिशा में लंबवत होती है। ध्यान में रखिएगा, भूकंप के दौरान क्या है, एस तरंगे यानी एस वेव के संदर्भ में दोनों कथन आपका सही है। ध्यान रखिए दोनों कथन सही है, तो इसीलिए आपका इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 38 नंबर प्रश्न देखिए, तापमान के एक पृष्ठीय क्या व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए तापमान के क्या है, भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए एक में आपका बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो एक में आपका बोल रहा है कि यह वायुमंडल के निचले स्तरों में क्या अस्थिरता उत्पन्न करता है। क्या कथन एक आपका सही है, तो कथन एक आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिएगा, देखिए तापमान के व्युत्क्रमण वायुमंडल में स्थिरता उत्पन्न करता है, ना कि अस्थिरता। देखिए अस्थिरता यहाँ उत्पन्न करता है, यहाँ काटा दीजिए, तो अस्थिरता उत्पन्न करता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दो में आपका है, यह व्युत्क्रमण समानता सूर्य के ऊपर चढ़ने से पहले कुछ घंटों तक रहता है। क्या कथन एक सही है, तो कथन दो आपका बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल दो कथन आपका इसमें से सही है। किसके बारे में, तापमान के पृष्ठीय व्युत्क्रमण के संबंध में, कथन दो आपका बिल्कुल सही है। अगला नंबर प्रश्न बताइए, मेघ से संबंधित निम्नलिखित अभिलक्षणों के आधार पर उसकी पहचान कीजिए। क्या बोल रहा है, मेघ से संबंधित निम्नलिखित अभिलक्षणों के आधार पर उसकी पहचान कीजिए। उसकी पहचान करना है, तो उसका कौन सा हो जाएगा। देखिए एक में आपका है कि वे रुई से तरह दिखाई देते हैं। दो में वे क्या छितरे होते हैं और चपटे आधार वाले होते हैं। तीन में आपका वे सामान्यतः 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ध्यान पर रखिए, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो सही ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपासी मेघ हो जाएंगे। ध्यान रखिए ये कौन सा होंगे, ये तीनों के बारे में आपका किसके बारे में बोल रहा था, ये कपासी मेघ के बारे में बोल रहा है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला नंबर प्रश्न बताइए, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिए क्या बोल रहा है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें क्या बोल रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका। देखिए एक में आपका है, सूती वस्त्र उद्योग समय के साथ गुजरात और महाराष्ट्र से परे देश में अन्य भागों में फैला गया है। बिल्कुल आपका कथन तो एक तो बिल्कुल सही है भैया, सबको पता है देखिए कि वहीं दोनों से फैला है। अब दो में है, कच्चा कपास भार में कमी होने वाला एक कच्चा माल नहीं है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल आपका कथन दो भी सही है, सूती वस्त्र के उद्योग में दोनों कथन आपका सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बताइए सिंधु जल संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सिंधु जल संबंधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए सिंधु जल संधि के बारे में। तो इसका सही उत्तर आपका जो हो जाएगा, सो देखिए एक में पूर्व नदियाँ शब्द का अर्थ है सतलुज, ब्यास और रावी तीनों की नदियाँ। कथन एक क्या आपका सही है, तो बिल्कुल आपका सही है भैया। दो में पश्चिमी नदियाँ शब्द का अर्थ है सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियाँ, बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए तीनों आपका बिल्कुल सही है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता है, उत्तर से दक्षिण और जाते हुए पर्वत श्रृंखलाओं का सही अनुक्रम क्या है। क्या बोल रहा है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत श्रृंखलाओं का सही अनुक्रम क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, सही अनुक्रम कौन सा है, उत्तर से दक्षिण जाते हुए। ध्यान रखिएगा, देखिए पहला सा आ जाएगा कुनलुन हो जाएगा। कुनलुन कहाँ है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा पहला, यहाँ लिख देते हैं पहला। उसके बाद हो जाएगा आपका काराकोरम, पहले उसके बाद मिलेगा आपका काराकोरम, ये हो जाएगा आपका दूसरा। उसके बाद आपका मिलेगा लद्दाख, ये आपको मिलेगा तीसरा। उसका बाद आपको मिलेगा चौथा, यानी ये हो गया जास्कर। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा है, तो आपका डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। बताइए भारत में लवण मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लवण मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए कथन एक में बोल रहा है इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन होता है, बिल्कुल जो कि गलत है। देखिए मृदा, लवण मृदा में जो है सो कौन सा सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की अनुपात अधिक होती है। ध्यान रखिएगा। और दो में आपका है, ये शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों तथा जलमग्न दलदल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्कुल आपका ये सही है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया। माफ़ कीजिए भैया, थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए, क्या है, डैन्यूब नदी यूरोप के निम्नलिखित में से किस राजधानी नगर से होकर नहीं बहती है। बताइए डैन्यूब नदी यूरोप के निम्नलिखित में से किस राजधानी नगर से होकर नहीं बहती है। बताइए किस राजधानी से होकर नहीं बहती है, तो ये आपका प्राग से होकर आपका नहीं बहती है। ध्यान में रखिएगा, नहीं बहती है। चलिए भारत का प्रमुख क्या है, भारत के प्रमुख पतनों की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके बारे में, भारत के प्रमुख पतनों की स्थिति में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान में रखिए, विचार करना है। देखिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, एक में आपका है दीनदयाल पतन क्या है, खंबात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। क्या ये आपका सही है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिएगा। देखिए दीनदयाल पतन पुराना नाम कांडला बंदरगाह जो गुजरात के कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। ध्यान में रखिए, ना कि खंबात की खाड़ी के मुहाने पर। ध्यान दीजिएगा। देखिए दो में आपका है, देखिए कोचिन पत्तन क्या है, वेबनाड कयाल के मुहाने पर स्थित हैं। क्या कथन दो सही है, तो कथन दो आपका बिल्कुल सही है। कथन तीन में कौन सा है, देखिए मोरमुगांव पतन का जुआरी नदमुख के प्रवेश मार्ग पर स्थित हैं। कथन तीन जो है सबका बिल्कुल सही है। चार में है पारादीप पतन का गोदावरी डेटा स्थित हैं। क्या चार आपका सही है, तो चार आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान दीजिएगा। देखिए पारादीप पतन महानदी डेल्टा पर स्थित है। कहाँ, महानदी डेल्टा पर स्थित है, ना कि गोदावरी डेल्टा पर, महानदी डेल्टा पर। यहाँ कट कर महानदी डेल्टा पर स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 और 3 सही है। 2 और 3 ऑप्शन नंबर आपका सी में है।
बताइए बिहार में वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में देखिए क्या वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत बिहार का एकमात्र उद्यान है। सॉरी, सबको पता भी है कि यही है, वो बिहार में ही है। दो में भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर जिले में, ये जम्मू जिले में स्थित है। गलत, मुंगेर जिले में स्थित है। मुंह से निकल गया था शुरू में, कहाँ आपका, तो मुंगेर जिले में आपका स्थित है। मुंह से निकल गया था केवरी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ सही उत्तर बोल रहा था। बताइए बिहार के सिंचाई परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, बिहार के सिंचाई परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो देखिए एक में बोल रहा है गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की एक संयुक्त सिंचाई परियोजना है। क्या कथन एक सही है, तो कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में है कोसी परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई है। बिल्कुल आपका दो भी सही है। ध्यान रखिए बिहार की सिंचाई परियोजना के संदर्भ में दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए सही बोल रहा था, तो दोनों कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है बिहार के मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, बिहार की मृदा यानी सोइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखिए एक में बोल रहा है सही उत्तर, देखिए यहाँ पे है, देखिए बिहार के उत्तरी मैदान में नवीन जोड़ों मिट्टी खादर की क्या प्रधानता है। कथन एक तो भी आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में आपका तराई मिट्टी बिहार के उत्तरी सीमा और नेपाल के साथ एक क्या संकीर्ण पट्टी के रूप में पाई जाती है। बिल्कुल आपका दो भी कथन सही है। बिहार की मृदा सोइल के संदर्भ में दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है भैया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसी ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं होता। चलिए अगला 49 नंबर प्रश्न देखिए भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक में आपको बोल रहा है मानसून पश्चिम बंगाल में दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करता है। क्या सही है, सबको पता है भैया गलत है। देखिए पश्चिम बंगाल और उत्तर भारत में मानसूनी की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा से प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा, ना कि दक्षिण पश्चिम दिशा से, ध्यान रखिएगा। देखिए दो में आपका है पीछे हटता हुआ दक्षिण पश्चिम मानसून क्या प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भागों वर्षा लाता है, पूर्वी भागों में वर्षा लाता है। कथन दो में देखिए आपको तो बिल्कुल सही है भैया। दो में है दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान तमिलनाडु तट केवल शुक्ल रहता है। बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए कौन सा सही हो जाएगा, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के संदर्भ में कथन दो और तीन आपका सही है। दो और तीन आपका कौन सा है ऑप्शन में है, तो दो और तीन आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। मतलब क्या बताएं इसको, बताइए तो बताइए। देखिए रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी झील क्या जल पक्षी आवास के रूप में संरक्षित है। यहाँ ध्यान दीजिएगा झील बोल रहा है, जल पक्षी आवास के रूप में संरक्षित है। बताइए कौन सा है, तो ये आपका सबको पता है, आपका चिल्का झील हो जाएगा। चिल्का झील जो है आपका देखिए क्या जल पक्षी आवास के रूप में संचित है। अगला नंबर प्रश्न बताइए लक्षद्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, लक्षद्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। देखिए कथन एक में बोल रहा है लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र है जो कि प्रवाल द्वीपों और भित्तियों से बना एक द्वीप समूह है। क्या कथन एक आपका सही है, ध्यान दीजिए। तो कथन एक तो भी आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में लक्षद्वीप की कुल 36 द्वीपों से बना है जिनमें से केवल 6 द्वीप आबाद हैं। बिल्कुल आपका ये भी गलत है। देखिए लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, ये तो बात आपका सही है, लेकिन इसमें से 10 से 11 द्वीप आज़ाद है, ना कि 6। यानी कि 10 द्वीप या 11 द्वीप आपको रहने लायक है जहाँ पे आदमी आपका रहते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न कथन 3 आपका है, देखिए वहाँ के निवासियों की मुख्य क्या जीविका मछली पकड़ना, नारियल की खेती करना और नारियल रेशों से रस्सी बनाना। बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए बिना देख रहे सब कैंसर मारी के बिल्कुल सही है भैया। कथन 4 में लक्षद्वीप के नारियल को एक ऐसे जैविक उत्पादक के रूप में ब्रांड किया गया है। कथन 4 भी आपका बिल्कुल सही है।
ध्यान रखिए। तो एक इसका सही कौन सा लक्षद्वीप के संबंध में 1, 3 और 4 आपका बिल्कुल सही है। 1, 3 और 4 कहाँ है? तो ऑप्शन 1, 3 और 4 सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये आपका नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। बताइए भारतीय संविधान की क्या प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? इसमें क्या बोल रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन सा कथन सही है। चलिए बताइएगा। देखिए कथन एक आपका जो है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सही है? देखिए एक में बोल रहा है पंडित नेहरू द्वारा तैयार और पेश किए गए उद्देश्य का प्रस्ताव पर आधारित है, बिल्कुल आपका एक तो सही है। 2 में यह संविधान का एक भाग है, बिल्कुल सही है। अगर 3 में यह प्रकृति का नियोजित है, बिल्कुल आपका गलत है। 3 में इसमें से संशोधन नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल आपका गलत है। तो इसीलिए 53 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला 54 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। बिहार के किस लोकवित्त संरक्षण कहा जाता है? बताइए बिहार में किसे लोकवित्त का संरक्षण कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? तो ये आपका कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, भारत के नियंत्रण एवं मानक परीक्षक CAG को आपका कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55। बताइए भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? बताइए भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये आपको सबको पता है भैया, आपका जापान से लिया गया ये चीज़, ध्यान रखिएगा। देखिए जापानी संविधान से आपका ली गई है। चलिए मिलान करना है आपका। अगला नंबर प्रश्न आ गया है, बहुत मजा आएगा इसमें मिलान करने के लिए। देखिए बताइए सूची 1 में क्या है? मामला है। सूची 2 में क्या है? महत्व है। बताइए गोलकनाथ मामला का महत्व क्या है? तो इनका महत्व आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ से आपको कैसे जाएंगे? सी में, देखिए यहाँ से आ जाएगा सी में। क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए, 1 का हो जाएगा। 2 में आपका देखिए क्या है? केशवानंद भारती आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो 1 में हो जाएगा, इसमें मूल संरचना में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 3 में है, देखिए 3 में क्या आपका? मिनर्वा मिल्स आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 3 हो जाएगा आपका डी में हो जाएगा, 3 आपका डी में हो जाएगा। देखिए FR और क्या है? DPSP के बीच समन्वयक। 4 में देखिए क्या है? SR बम्बई, ये आपका हो जाएगा संघवाद मूल संरचना, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग भैया थोड़ा सा फिर से देख लीजिएगा एक बारी, 1 सेकंड हो जाइएगा। चलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया। आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे आप खुद से मिला लीजिए, क्योंकि बहुत घिसपिस हो गया था, इसीलिए हम छोड़ दिए थे वहाँ। 57 नंबर पर देखिए क्या है? देखिए संघ और उसके क्षेत्र, क्या बोला? संघ और उसके क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोला? संघ और उसके क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? बताइएगा। देखिए 1 में आपका बोल रहा है संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का संघ में शामिल कर सकती है, कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका है नए राज्यों के गठन के लिए कोई विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही पेश किया जा सकता है, कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। 3 में बोल रहा है ऐसे विधेयक जो राज्य विधानमंडल का विचार राष्ट्रपति का बाध्यकारी होता है, क्या कथन 3 आपका सही है? तो कथन 3 आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। इसीलिए संघ और उसके क्षेत्र से कौन सा संबंध आपका सही है? तो 1 और 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न बताइए रिट याचिका के अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? ध्यान दीजिए यहाँ कौन सा कथन आपका सही है, किसके बारे में? रिट याचिका के अधिकार क्षेत्र के संबंध में, ध्यान रखिए। तो 1 में देखिए आपका बोल रहा है
कि सर्वोच्च न्यायालय ने केवल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। क्या कथन एक आपका सही है? कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के साथ किसी अन्य देश के लिए भी रिट जारी कर सकता है। देखिए बिल्कुल आपका सही है। कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है। क्या कथन 3 आपका सही है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 भी आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में? रिट याचिका के अधिकार के संबंध में तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है भैया, ध्यान रखिए। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 59वां प्रश्न बताइए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? बताइए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए अध्यक्षता है किसके द्वारा की जाती है। कितना इजी क्वेश्चन है भैया, अगर इसका आंसर आप लोग को नहीं पता हुआ तो बताइए, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपका। किसके द्वारा की जाती है बताइए? देखिए आपको ये चारों के द्वारा आपको की जाती है, ध्यान में रखिएगा। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, 4 में राज्यसभा के सभापति, ध्यान में रखिएगा। अरे रे 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 भैया, इनमें से कौन दूसरे की अनुपस्थिति में अध्यक्षता कर सकता है? सही क्रम चुनने के लिए बोल रहा था। यहाँ थोड़ा सा आप लोग मिस्टेक कर दिए हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, यहाँ पे इसको आप काट दीजिए यहाँ पे। तो लोकसभा के अध्यक्ष कर सकता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष कर सकते हैं, राज्यसभा के उपसभापति कर सकते हैं। ये आपका राज्य के सभापति आपका नहीं कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके द्वारा की जाती है? तो आपको ये 1 और 2 और 3 के द्वारा आपको की जाती है, ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 और 3। चलिए 60वां प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है। चलिए मिलान करने वाला है, तो मिलान देखिए भैया, इसका आंसर हम बताते हैं, आप लोग खुद मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मिलान कर दें तो बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उतना स्पेस यहाँ दिया हुआ नहीं है। देखिए तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, देख लीजिए। 61 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार बिहार विधान परिषद की अधिकतम संख्या कितनी है? बताइए, भारत के संविधान के अनुसार बिहार विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो अधिकतम विधान संख्या आपका है कि विधानसभा के कुल, देखिए बिहार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। बताइए, बिहार के महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए, बिहार के महाधिवक्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? 1 में वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? योग्य होना चाहिए। क्या कथन 1 आपका सही है? तो ध्यान रखिए, कथन 1 जो है सो आपका बिल्कुल, बताइए कथन 1 जो है सो आपका बिल्कुल सही है भैया। कथन 2 में उसे बिहार के विधानमंडल में दोनों सदनों के क्या कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। क्या है? भाग लेने का अधिकार है। यानी कि कथन 2 पे बिल्कुल सही है। कथन 3 में है वह बिहार विधानमंडल के सदस्य की क्या उपलब्ध सभी विशेषाधिकारों को और उन्मुक्तियों का क्या आनंद लेता है। कथन 3 भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, बिहार के महाधिवक्ता के संबंध में तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। तीनों कथन यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, भारत के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत प्राप्तियां माना जाता है? बताइए, पूंजीगत प्राप्तियां माना जाता है। तो ये आपका, एक सेकंड हो जाइए, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 को माना जाता है। ध्यान रखिए, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा भैया। चलिए देखिए 64 नंबर प्रश्न है। 64 नंबर प्रश्न का आंसर हम बताते हैं, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 65 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो मिलान कर लीजिएगा आप लोग। 65 का आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 65 का सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छियासठ नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी का सही वर्णन करता है? तो निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक बेरोजगारी का सही वर्णन करता है? तो आपका सही वर्णन जो है सो आपका, देखिए श्रमिकों को द्वारा दी जाने वाली विशेषज्ञता यानी कौशल और
का नियोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली विशेषता ज्ञाता के बीच बेमेल। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विशेष ज्ञाता है, ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है भैया पढ़ने में, माफ़ कीजिएगा। सुबह से 3 को सेट बना चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा अकबका जाता है पढ़ने में। 67 नंबर प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। मतलब मौद्रिक नीति समिति क्या एमपीसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। देखिए कथन एक जो ऐसा आपका है, क्या यह आरबीआई के क्या बेंचमार्क ब्याज दरों को तय करती है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल कथन एक जो है सो आपका क्या है, कथन एक आपका सही है या गलत है, जल्दी बताइए आप, बताइए जल्दी। कथन एक सही है कि गलत है। बिल्कुल सही है भैया, आप लोग बोलबे नहीं करते हैं कुछ। देखिए 12 सदस्यीय निकाय हैं, 12 सदस्यीय निकाय हैं आपका। बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या होगा। तो ये बिल्कुल आपका गलत है। 3 में आपका यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है, बिल्कुल गलत है। 4 में है इसके लिए वर्ष में कम से कम 4 बार मिलना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। 4 आपका बिल्कुल सही है, 1 और 4 आपका बिल्कुल सही है, 2 और 3 आपका बिल्कुल गलत है। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय आरबीआई द्वारा भारत में उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए नहीं अपनाया जा सकता है। तो नहीं अपनाया जा सकता है तो ये आपका रेपो की घटाएं, ध्यान में रखिएगा, ये आपका नहीं अपनाया जा सकता है। चलिए आगे 69 नंबर प्रश्न बताइए, नीति आयोग द्वारा क्या बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतकों का उपयोग किया जाता है। तो संकेतों का उपयोग किया जाता है, ध्यान रहे आपका, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका। देखिए थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, तो ये देखिए स्वास्थ्य पोषण बाल मृत्यु दर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग किया जाता है। तो आपका ए का किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए स्वास्थ्य का भी किया जाता है, आपका स्कूल का भी किया जाता है, और आपका जीवन स्तर का भी किया जाता है। शिक्षा का क्या, जो स्कूल में बिताए गए वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, ध्यान रखिएगा। जीवन स्तर में क्या था, खाना पकाने का ईंधन और स्वच्छता और संपत्ति, ध्यान में रखिएगा। देखिए पोषक बाल मृत्यु, ये आपका डी नहीं है, जो प्रति व्यक्ति आपका नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 70 नंबर प्रश्न आपका, नीचे दिए गए कथन, अरे यार अभी कथन 1 है, कारण आ रहा है, सीधा समझिए यहाँ पे। तभी कथन 1 में क्या है, देखिए रुपयों का उन्मूलन से भारतीय निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाता है, क्या आपका सही है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका बिल्कुल अभी कथन 1 सही है। कारण आर में है, अवमूल्यन भारतीय वस्तुओं को विदेश खरीदारों के लिए उनकी अपनी मुद्रा के संदर्भ में सस्ता बना देता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए ए और आर सही है, और आर जो है ए की आपका सही व्याख्या भी करता है, ध्यान में रखिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए भैया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या फिर नहीं किए हैं। बताइए अमृतसर कोलकाता क्या है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बिहार के किस विशिष्ट क्षेत्र का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। मतलब किसको विकसित किया जा रहा है, तो भैया तो आप लोग को पता होगा, तो बिहार में आपका गया को किया जा रहा है, डोभी के रूप में आपका विकसित किया जा रहा है। चलिए अगला देखिए, 72वां प्रश्न, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है। मतलब बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है। मतलब कौन सा सही सुमिलित इसमें आपका नहीं है। सही सुमिलित देखिए आपका एक में देखिए पहले का तृतीय क्षेत्र क्या है, जीएसडीपी का 54.8%, ये तो आपका बिल्कुल सही सुमिलित है भैया। बी में आपका द्वितीय क्षेत्र क्या है, जीएसडीपी का 26.8%, ये तो आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। सी में आपका है प्राथमिक क्षेत्र क्या है, जीएसडीपी का करना 22.3%, ये आपका बिल्कुल गलत है, ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है। देखिए प्राथमिक का आपका 18.3% है, कितना हो जाएगा यहाँ, इसको भी यहाँ काट दीजिएगा, 18.3% लगा दीजिएगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका कौन सा बोला, कौन सा सुमिलित देखिए यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही सुमिलित नहीं है।
73वां प्रश्न देखिए, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में लव कुश इको टूरिज्म पार्क विकसित किया जाएगा। मतलब बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में लव कुश इको टूरिज्म पार्क विकसित किया जाएगा, मतलब किस जगह किया जाएगा। तो ये आपको पश्चिम चंपारण में जो है आपका किया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसमें जो 51.54 करोड़ रुपया लागत से आपका कुल बनाया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। 74वां प्रश्न देखिए, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार में परिवहन क्षेत्र का विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा कथन आपका सही है, कितने सही है। कि एक में बोल रहा है कुल सड़क नेटवर्क के पैमाने के मामले में बिहार सभी भारतीय राज्यों में 8वें स्थान पर है। क्या कथन एक आपका सही है, ध्यान रखिए। तो कथन एक जो है सो आपका, ध्यान रखिएगा, कथन एक आपका बिल्कुल क्या है बताइए, कथन एक आपका बिल्कुल सही है या फिर गलत है। एक सेकंड रुक जाइए। देखिए भैया, एक तो आपका बिल्कुल सही है, लेकिन इसके बारे में 2 और 3 के बारे में देखिए हमको उतना जानकारी नहीं है, तो थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। अगर 74 नंबर का आंसर आप लोग को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस शायद देखिए बिहार में कुल वायु क्षेत्र में कितना प्रतिशत का उच्च विकास दर है, शायद 4% होगा। यहाँ पे 4% लगा दीजिएगा, शायद ये आपका सही हो जाएगा। सॉरी, रेल में देखिए रेल नेटवर्क का आपका हो जाएगा 4% होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ काट दीजिएगा, आप 4% हो जाएगा रेल का आपका, ध्यान रखिएगा। और ये आपका देखिए 20% क्या बोल रहा है, बिहार में वायु परिवहन के लिए 20% का उच्च विकास दर्ज की गई है। ये आपका 2 भी आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो आपको कौन सा सही नहीं है, तो आपका ये सही नहीं, यानी 1 और 2 सही है, यानी 2 कथन आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बता दीजिए भैया अगर आप लोग को पता रहता है तो। चलिए 75वां प्रश्न देखिए, लेंस की क्षमता और इसके गुणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। बताइए लेंस की क्षमता और इसके गुणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें, ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें बोल रहा है कौन सा कथन आपका गलत है, गलत कथन चुनने बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। देखिए कथन एक में आपका है, लेंस की क्षमता को सेंटीमीटर में व्यक्त की गई उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। ध्यान रखिए कथन एक के भैया देखिए आपका गलत है, कथन एक आपका बिल्कुल गलत है। देखिए अगर एक का हम लोग सही सोल्यूशन देखेंगे तो क्या जो देखिए, क्योंकि लेंस की क्षमता को मीटर के प्रति मीटर में व्यक्त की गई उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, ना कि सेंटीमीटर में। ध्यान में रखिएगा, देखिए सेंटीमीटर में बोल रहा है, सेंटीमीटर में आपका नहीं किया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। दो में देखिए क्या है, एक उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है जबकि एक अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, बिल्कुल सही है। 2 आपका बिल्कुल सही है। 3 में आपका है कि लेंस की क्षमता कैसा है, मात्रक डायप्टर डी है, और जहाँ 1 डी लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। 3 भी ध्यान में रखें, 3 भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तो इसका इसीलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक इसमें से आपका कौन सा गलत है बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक आपका इसमें गलत है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।